सभी सुनने वालों का और खासकर जो यूपीएससी, एएलसी, ईपीएफओ या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का लॉजिकल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। और हाँ, शुरू में ही बता दूं कि ये इस एक्ट का भाग 1 है, यानी पार्ट 1, जिसमें हम सेक्शन 1 से 25 तक जाएंगे। बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम इसको किसी बैड एक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। समझ लीजिए कि ये एक्ट ना मजदूरों के लिए बनाया गया एक अभेद्य किला है, एक सुरक्षा चक्र है। सही कहा। और इस किले के अंदर आने वालों को जैसे बीमारी, मैटरनिटी या काम पर लगने वाली चोट जैसी मुश्किलों से बचाया जाता है। तो एग्जाम के नजरिए से जब हम इस किले को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये लागू कहाँ होता है। हाँ, इसका दायरा क्या है? तो अगर हम सीधे सेक्शन 1 पर आएं तो बड़ा क्लियर कहता है कि ये पूरे भारत में लागू होता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में कि ये मुख्य रूप से नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पर लागू होता है। अब यहाँ एक डाउट आता है, सीजनल फैक्ट्रीज को बाहर क्यों रखा गया? इसके पीछे ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिक है। देखिए, जो सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे गन्ना मिल हो गई, वो साल में सिर्फ कुछ ही महीने चलती हैं। और ईएसआई का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन पर टिका है। अच्छा, मतलब हर महीने पैसे डालने होते हैं। बिल्कुल, मजदूर और मालिक दोनों हर महीने फंड में कुछ हिस्सा डालते हैं। अब अगर कोई मजदूर साल में बस 3 महीने काम करेगा तो वो पूरे साल के मेडिकल फायदों के लिए फंड कैसे दे पाएगा? इसीलिए इनिशियली इसको उन फैक्ट्रीज के लिए बनाया गया जो पूरा साल चलती हैं। ये लॉजिक तो काफी क्लियर है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 काम आता है। ये सरकार को एक पावर देता है कि वो इस सुरक्षा चक्र को किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट पर भी लागू कर सकती है, जैसे कोई कमर्शियल या एग्रीकल्चरल संस्था। बस उन्हें ऑफिशियल गैजेट में 1 महीने का नोटिस देना होता है। वेट, एक सेकंड, सिर्फ 1 महीने का नोटिस? अक्सर तो हम कानून पढ़ते हैं तो उसमें सरकार 3 या 6 महीने का टाइम देती है आमतौर पर। यहाँ 1 महीना क्यों? और पता है, एग्जाम्स में एग्जामिनर यहीं पर स्टूडेंट्स को फंसाता है। 1 महीने का टाइम इसलिए है क्योंकि ये कोई नया टैक्स नहीं थोप रही सरकार। ये मजदूरों का एक बेसिक हक है। तो सरकार चाहती है कि जैसे ही कोई नया सेक्टर इसके लायक हो, लोगों को तुरंत सिक्योरिटी मिले। और वैसे भी किसी कंपनी के एचआर या पेरोल को अपडेट करने के लिए 30 दिन का टाइम बहुत होता है। ओह वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और एक और रूल है सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 में, जिसे हम वंस अप्लाइड रूल कहते हैं। मुझे ये रूल पर्सनली थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है। स्ट्रिक्ट जरूर लगता है, पर ये वर्कर्स के हक में सबसे स्ट्रांग रूल है। इसका मतलब है कि अगर एक बार किसी फैक्ट्री पर ईएसआई एक्ट लागू हो गया तो वो हमेशा लागू रहेगा। मतलब अगर कल को मालिक चालाकी करे और लोगों को निकाल दे ताकि टोटल नंबर लिमिट से कम हो जाए, तब भी, हाँ, तब भी लागू रहेगा। या मान लीजिए वो फैक्ट्री से मशीन्स हटाकर बिना बिजली के मैनुअल काम शुरू कर दे, तब भी उन्हें ईएसआई का फायदा देना पड़ेगा। ये एक सेफ्टी नेट है ताकि कोई लीगल लूप होल्स का फायदा ना उठा सके। सही बात है। तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि इस किले की बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, तो अब ये देखते हैं कि इसमें एंट्री किसकी होती है। इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं जो सेक्शन 2 में बताए गए हैं? इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और सारे लीगल झगड़े इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। सबसे पहला और सबसे ऊपर आता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हाँ, जिसको सेक्शन 2(17) में डिफाइन किया है, यानी जो फैक्ट्री का असली मालिक है या ऑक्यूपायर है, या फिर जिसे फॉर्मली मैनेजर बनाया गया है। ये तो हो गया नंबर 1। और दूसरा कैरेक्टर है इमीडिएट एम्प्लॉयर, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, जो फैक्ट्री के असली मालिक और मजदूर के बीच का ब्रिज होता है सेक्शन 2(13) के अंदर। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। कानून को इन 2 अलग अलग एम्प्लॉयर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? सीधा ठेकेदार पर सारी जिम्मेदारी क्यों नहीं डाल दी? देखिए, यही तो इस एक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ठेकेदार तो आज यहाँ है, कल किसी और शहर में होगा। अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए और ठेकेदार भाग जाए तो वो वर्कर तो बेचारा दर दर की ठोकरें खाएगा ना। हाँ, ये तो है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। इसीलिए कानून ने ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट बनाया कि बॉस ईएसआई का पैसा जमा करने की आखिरी जिम्मेदारी फैक्ट्री के असली मालिक की ही होगी। वो ये नहीं कह सकता कि ये तो ठेकेदार का आदमी है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सच में एक बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन है। और इस पूरे इकोसिस्टम के सेंटर में आता है हमारा तीसरा कैरेक्टर, यानी एम्प्लॉय, सेक्शन 2(9) के अंदर। बिल्कुल। और एम्प्लॉय मतलब कोई भी जिसे काम के लिए रखा गया हो, चाहे सीधे कंपनी ने रखा हो या फिर उस ठेकेदार के जरिए आया हो। इसमें अप्रेंटिसेस भी आते हैं। पर वेट, यहाँ मुझे कॉन्ट्रडिक्शन याद आ रहा है जो एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। क्या सारे अप्रेंटिसेस में आते हैं? नहीं, और यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है एग्जाम के लिए। जो अप्रेंटिसेस प्रॉपरली अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंदर रखे जाते हैं ना, वो ईएसआई एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन से पूरी तरह बाहर हैं। उन्हें स्ट्रिक्टली एक सीखने वाले स्टूडेंट की तरह देखा जाता है, वर्कर की तरह नहीं। अच्छा, तो अप्रेंटिसेस एक्ट वाले बाहर हैं। और कोई है क्या जो इस फोर्ट्रेस के बाहर रह जाता है, जैसे देश की सेना के जवान या बहुत ज्यादा सैलरी लेने वाले बड़े ऑफिसर्स? हाँ,
इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के लोग ईएसआई के अंदर एम्प्लॉय में ही माने जाते हैं। पर उनकी जॉब में तो सबसे ज्यादा रिस्क है, उनको बाहर क्यों रखा? रिस्क तो है, पर उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना एक अलग और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल्स, कैंटीन, पेंशन वगैरह। ईएसआई एक्चुअली उनके लिए बनाया गया था जिनके पास और कोई आसरा नहीं है, और यही लॉजिक लगता है उन लोगों पर जिनकी सैलरी सरकार की तय की हुई एक लिमिट से ज़्यादा होती है। सही बात है। हाई इनकम वाले अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ही सकते हैं, मतलब एक्ट का फोकस वहां है जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली लेकिन ये एक्ट सिर्फ वर्कर तक सीमित नहीं है। नहीं। ये उसके पूरे परिवार का भी ध्यान रखता है। सेक्शन 26A में डिपेंडेंट्स यानी आश्रितों की जो लिस्ट है वो बड़ी इमोशनल और डीप है। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। हाँ, पहली कैटेगरी तो ऑटोमेटिक डिपेंडेंट्स की होती है, जिसमें अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो परिवार को कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता। विडोड पत्नी, अनमैरिड बेटियां, विडोड माँ इसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पर यहाँ स्टूडेंट्स को जिस नंबर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है बेटे की एज लिमिट। बिल्कुल, एक हेल्दी और लेजिटिमेट बेटे के लिए आश्रित माने जाने की जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2010 से पहले ये सिर्फ 18 साल हुआ करती थी। हो, तो इसको 25 क्यों कर दिया गया? क्योंकि सोसाइटी बदल रही है। सरकार को रियलाइज हुआ कि आजकल 18 साल का बच्चा सीधा नौकरी थोड़ी करने लगता है। वो ग्रेजुएशन करता है, हायर स्टडीज करता है और अपने पैरों पर खड़े होने में टाइम लगता है। तो 25 साल तक पढ़ाई के दौरान उसे मेडिकल कवर मिलता रहे, इसीलिए ये चेंज लाया गया। ये तो काफी प्रोग्रेसिव है। पर जो कैटेगरी 2 है वो इससे भी एक लेवल आगे है। जो बच्चे फिजिकली या मेंटली कमजोर हैं, यानी इन्फर्म हैं, कानून कहता है कि उनके लिए कोई एज लिमिट ही नहीं है। हाँ, मतलब चाहे वो 25 के हों, 40 के हों या 60 के हों, अगर वो अपने पेरेंट की कमाई पर होली डिपेंडेंट थे तो वो लाइफ टाइम आश्रित माने जाएंगे। सोचो 1948 में ऐसी अप्रोच होना कितनी बड़ी बात थी। सच्ची में। और कैटेगरी 3 में आते हैं माता पिता, माइनर भाई बहन या किसी पहले से गुजर चुके बेटे के बच्चे। बस शर्त यह है कि वो डेथ के टाइम अर्निंग्स पे डिपेंडेंट होने चाहिए। अब देखिए, हमने ये समझ लिया कि लोग कौन हैं, किले की दीवारें कहाँ हैं, लेकिन इसमें इतना सारा पैसा आता है, फंड है, इसको चलाता कौन है आखिर? इस पूरे सिस्टम को प्रॉपरली चलाने के लिए शक्तियों को बांटना जरूरी था। इसीलिए चैप्टर 2 में 3 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स बनाए गए। अगर हम इसको अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम से कंपेयर करके सोचें तो स्टूडेंट्स को याद रखने में बड़ी आसानी होगी। तो पिलर 1 है हमारी ESIC, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सेक्शन 3 से 7 में इसका जिक्र है। इसको हम इस सुरक्षा चक्र की पार्लियामेंट कह सकते हैं। और ये एक सच में बहुत बड़ी बॉडी होती है। इसमें सेंटर के अपॉइंटेड चेयरमैन होते हैं, एम्प्लॉयर्स के लोग होते हैं, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं इसमें, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, ताकि किसी एक छोटे से ग्रुप का सारे फंड पे कब्जा ना हो जाए। और इस ESIC का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। हाँ, पर अब यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। एक पार्लियामेंट जिसमें इतने सारे लोग हैं, वो रोज रोज थोड़ी ना मिल सकती है हर छोटे मोटे काम के लिए। अब किसी वर्कर का बिल पास करना है तो महीनों थोड़ी वेट करेंगे। बिल्कुल नहीं। इसीलिए पिलर 2 पिक्चर में आता है स्टैंडिंग कमेटी। सेक्शन 8 और 9 ये बिल्कुल वही काम करती है जो सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। एक छोटा और फास्ट ग्रुप जो डे टू डे अकाउंट देखता है। पर यहाँ भी एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप है स्टूडेंट्स के लिए। ESIC का कार्यकाल हमने देखा 4 साल का था, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर सिर्फ 2 साल का होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? दोनों 4 साल के क्यों नहीं हो सकते? ये वही चेक्स एंड बैलेंसेस का कमाल है। सोचो, अगर एक ही छोटी सी कमेटी 4 साल तक सारे रोजमर्रा के फंड्स और डिसीजंस कंट्रोल करेगी तो करप्शन या मिसयूज का डर बढ़ जाएगा ना। 2 साल का टर्म रखने से नई एनर्जी आती रहती है, पावर किसी एक जगह रुकी नहीं रहती। ये डिजाइन तो वाकई गजब है। और तीसरा पिलर क्या है फिर? तीसरा पिलर है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, सेक्शन 10 और 22 में। ये बेसिकली एक एडवाइजरी ब्रांच है जो सिर्फ मेडिकल मैटर्स पर सलाह देती है, और इसका टेन्योर भी वापस 4 साल का ही होता है। और इसमें एक फैक्ट है जो मुझे बड़ा स्ट्रांग लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस काउंसिल में जो 3 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है ना, कानून एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से कहता है कि उन 3 में से कम 1 विमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी ही चाहिए। बिल्कुल, और ये कोई टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, ESI में मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर विमेन वर्कर्स की हेल्थ तक के बहुत नाजुक इश्यूज आते हैं। ऐसे में बोर्ड में एक फीमेल डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है ताकि फैसले ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हों। कमाल का विजन था उनका। तो शॉर्ट में हमारे पास ESI है 4 साल वाली, स्टैंडिंग कमेटी है 2 साल वाली और मेडिकल काउंसिल है 4 साल वाली। पर कुर्सी तो मिल गई। इस कुर्सी से किसी को निकालने का क्या रूल है? सेक्शन 11 से 14 शायद इसी बारे में है। हाँ, और उन्हें पोस्ट से हटाना काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। सेक्शन 13 साफ कहता है कि अगर कोई नेता या मेंबर कोर्ट द्वारा मेंटली अनसाउंड डिक्लेयर हो जाए
या इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए, या फिर किसी ऐसे क्राइम में पकड़ा जाए जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व हो तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 12 का एक रूल बड़ा प्रैक्टिकल है। अगर कोई भी मेंबर बिना इन्फॉर्म किए लगातार 3 मीटिंग से गायब रहता है ना, तो उसकी मेंबरशिप तुरंत कैंसिल हो जाती है। मतलब ये कोई शो ऑफ वाली पोस्ट नहीं है कि बस नाम लिखवा लिया, आपको आना पड़ेगा मीटिंग्स में। सही कहा। अब इन सब पर लगाम रखने के लिए और डेली काम चलाने के लिए लीडरशिप भी चाहिए। तो सेक्शन 15 से 17 इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर। और इनका जो मैक्सिमम टेन्यूर होता है वो 5 साल का होता है। यहाँ सेक्शन 17 में एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, अगर ईएसआईसी को ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल के बड़े ऑफिसर्स रखने हैं तो उन्हें यूपीएससी से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ईएसआईसी हज़ारों करोड़ रुपए हैंडल करती है। टॉप लेवल की पोस्ट पर भर्ती ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना कि किसी भाई भतीजावाद से। इसीलिए यूपीएससी जैसे संवैधानिक बॉडी का रोल ज़रूरी कर दिया गया। अब यहाँ मुझे एक डाउट आ रहा है। सोचो, इतनी बड़ी मशीनरी है, किसी मेंबर का इलेक्शन हुआ और बाद में पता चला कि फॉर्म भरने में कोई लीगल गलती रह गई थी, या फिर मीटिंग हुई और 2 पोस्ट खाली पड़ी थी, तो उन मीटिंग में जो फैसले हुए क्या वो सब इनवैलिड हो जाएंगे? अगर ऐसा होने लगा ना, तो पूरा सिस्टम वहीं क्रैश हो जाएगा। हर कॉर्पोरेट लॉयर ईएसआई देने से बचने के लिए कोई टेक्निकल पॉइंट निकालकर कोर्ट पहुंच जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए ही सेक्शन 24 बनाया गया है, जिसे सेफ हार्बर रूल कहते हैं। ओह, तो ये रूल करता क्या है एग्जैक्टली? ये बेसिकली शील्ड का काम करता है। ये कहता है कि कॉर्पोरेशन या कमेटी का कोई भी डिसीजन सिर्फ इस बात पर कैंसिल नहीं होगा कि उनके बनने के टाइम पर कोई माइनर फ्लॉ था या कोई पोस्ट वेकेंट थी। जब तक डिसीजन लॉ के अगेंस्ट नहीं है, काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। एक बहुत ही स्मार्ट ड्राफ्टिंग थी उस टाइम की। पर एक आखिरी बड़ा सवाल, अगर ये पूरी की पूरी ईएसआईसी ही भ्रष्ट हो जाए तो? अगर ये अपना काम ठीक से ना करें तब क्या होगा? आई थिंक सेक्शन 21 में इसका सोल्यूशन है, जिसे सरकार का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। बिल्कुल, सेक्शन 21 सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरसेशन यानी पूरी बॉडी को भंग करने की एब्सोल्यूट पावर देता है। अगर सरकार को लगता है कि ईएसआईसी अपना काम बार बार फेल कर रही है या पावर्स का मिसयूज कर रही है, तो सरकार सिंपली एक नोटिफिकेशन निकालकर उसको सुपरसीड कर सकती है। पर वेट, ये तो डिक्टेटर जैसी पावर होगी ना? कल को अगर सरकार को मजदूरों के हक का कोई एक्ट पसंद नहीं आया तो वो रातों रात कमेटी गायब कर देंगे? हाँ, ये डर नेचुरल है, पर कानून बनाने वाले इस खतरे को पहले ही समझ गए थे। इसीलिए इसमें चेक्स लगाए गए। सरकार सीधे सुपरसीड नहीं कर सकती, पहले उन्हें शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा और सामने वाले की पूरी बात सुननी पड़ेगी। और इससे भी बड़ा एक चेक है, जो है पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ये बहुत गजब क्लॉज है। अगर सरकार ने ईएसआईसी को भंग कर ही दिया तो उन्हें मैक्सिमम 3 महीने के अंदर देश की पार्लियामेंट में इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। और ये जो 3 महीने का नंबर है ना, ये एग्जाम में बहुत कॉमन है। इसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट रैंडमली डिसीजंस ना ले सकें। उन्हें पार्लियामेंट और देश को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बॉडी को आखिर हटाया क्यों। तो वहाँ एग्जीक्यूटिव को आके लेजिस्लेचर के सामने जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए, हमने सेक्शन 1 से लेकर 25 तक इस पूरे फोर्ट का टूर कर लिया। पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका आगे एग्जाम है, उनके लिए एक क्विक नंबर रिकैप करते हैं, क्योंकि नंबर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले नंबर 4, यानी ईएसआईसी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का कार्यकाल 4 साल होता है। फिर आता है नंबर 2, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी का छोटा टेन्योर है, 2 साल। उसके बाद नंबर 5, जो हमारे डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर का मैक्सिमम टर्म है। फिर नंबर 3, अगर कोई लगातार 3 मीटिंग्स में नहीं आया तो उसकी कुर्सी जाएगी। और एक और 3, सरकार अगर ईएसआईसी को सुपरसीड करती है तो उन्हें 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 25, एक हेल्दी डिपेंडेंट बेटे के लिए बेनिफिट लेने की मैक्सिमम आयु 25 साल है। और आखिर में नंबर 1, सरकार अगर इस एक्ट को किसी नए सेक्टर पर लागू करना चाहती है तो उन्हें ऑफिशियल गैजेट में 1 महीने का नोटिस देना होता है। तो अगर आपको ईएसआई एक्ट को समझने का ये तरीका, ये विश्लेषण प्रैक्टिकल और हेल्पफुल लगा हो तो लॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की चर्चाएं मिस ना हो। और याद रखें, ये बस भाग 1 था। भाग 2 में हम फाइनेंस, ऑडिट और इसके जो कोर बेनिफिट्स हैं मजदूरों के, उस पर डीप डाइव करेंगे। आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों को ऐसे ही डीपली समझते रहिए। शुक्रिया।